नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं कल का बाजार, हमारा खास शो जहां हम इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग रिलेटेड स्टॉक क्वेरीज करते हैं शो में शामिल। और हर रोज ये शो हमारा इसी समय फेसबुक ट्विटर पर लाइव भी जाता है, तो आप वेरियस प्लेटफॉर्म्स के जरिए हमारे साथ जुड़ सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग रिलेटेड सवालों को पूछ सकते हैं। सबसे पहले आज मार्केट में क्या वो बताएंगे, लेकिन नोट कर लीजिए वो तरीका जिसके जरिए आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है 7045220000। इसके अलावा आप फेसबुक और ट्विटर पर हैशटैग आस्क का आवाज लिखकर अपनी क्वेरीज हमें भेज सकते हैं। ये शो लाइव भी जा रहा है इन प्लेटफॉर्म्स पर, तो आपकी क्वेरीज हम लाइव भी पिक करेंगे। आज हमारे साथ sharmilajoshi.com की शर्मिला जोशी मौजूद है आपकी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। लेकिन पहले मार्केट में क्या हुआ उस पर नजर डालते हैं। वीकली एक्सपायरी है कल, उससे पहले बाजार में आज भारी उठापटक हमने देखी है। सेंसेक्स निफ्टी लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ बंद हुए। इंटरडे में निफ्टी ने इनफैक्ट 9 मार्च के बाद पहली बार 16,000 के नीचे के लेवल्स दिखाए। हालांकि बाद में निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी लौटी और अंत में सेंसेक्स 276 पॉइंट गिरकर 54,088 पर, तो निफ्टी 73 पॉइंट गिरकर 16,167 पर बंद हुआ। मिड कैप स्मॉल कैप की धुराई लगातार जारी है। आज भी यहाँ पर बिकवाली काफी हावी हुई। निफ्टी बैंक में अगर देखेंगे तो निचले स्तरों से थोड़ी खरीदारी देखने को मिली। आईटी, ऑटो, पावर, एफएमसीजी ये कुछ ऐसी पॉकेट्स थी जहां पर ज्यादा दबाव देखने को मिला है। 16,000 के आसपास इनफैक्ट जब निफ्टी घूम रहा था तब आशंका यही थी कि लगातार गिरा है। 16,000 का एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट भी है। कंसीडरिंग कि कल वीकली ऑप्शंस की एक्सपायरी है तो हो सकता है रिकवरी बने, लेकिन रिकवरी हल्की जरूर बनी, लेकिन आखिरी में आज हमने काफी उठापटक देखी। एफआईज तो इस साल की शुरुआत से भर भर के बेच रहे हैं। आज के आंकड़े देख लें तो 3600 करोड़ की बिकवाली उन्होंने आज भी कैश मार्केट में की है, लेकिन डीआईज ने आज जो बाइंग की है वो एफआईज की बिकवाली से ज्यादा है। 4181 करोड़ की खरीदारी डीआईज ने आज के बाजार में की है। शर्मिला जी नमस्कार, स्वागत है आपका। पहले तो बाजार ही बताइए। इनफैक्ट अब थोड़ा सा कंफ्यूजन ये हो रहा है कि ये सिर्फ एक करेक्शन है, बुल मार्केट का एंड हो चुका है, बियर मार्केट की शुरुआत है। आप थोड़ा ये कंफ्यूजन दूर कर सकती हैं क्या, आखिर हो क्या रहा है? Yes, I think confusion दूर करना तो बहुत दूर की बात है। Maybe I will only add to the confusion क्योंकि जिस तरह से signals आ रहे हैं they are quite mixed. I think on the good side ये बातें हम कह सकते हैं कि Indian economy के macro numbers काफी लंबे समय के बाद अच्छे आने लगे हैं and we are that way seem to be on recovery path. लेकिन उसके साथ साथ जिस तरह से चीजें हो रही है दुनिया भर में there doesn't seem to be any end टू द रशिया यूक्रेन सिचुएशन, तो वो एक कंसर्न है ही। और उसके साथ साथ जिस तरह से अब यूएस में मार्केट्स करेक्ट हो रहे हैं गिवन कि वहां पर इन्फ्लेशन की कंसर्न्स है। आई वाज जस्ट रीडिंग जो आज शाम इन्फ्लेशन के आंकड़े आए हैं, दोज अगेन सीम टू बी नॉट सो ग्रेट। मे बी एकदम खराब नहीं है, लेकिन जितना एक्सपेक्टेड था उससे थोड़े ऊपर ही है 1 or 2 बेसिस पॉइंट्स। तो मार्केट अब हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से रिएक्ट हो रहा है। So I think the short point is कि volatility seems to be there to stay for a bit, क्योंकि ऐसे लग नहीं रहा है कि बहुत जल्दी हम इस चीज में से निकलेंगे, because clearly people have been caught on the wrong side of the trade और ऐसे लग रहा है कि इसी तरह के मार्केट रह सकते हैं। Having said that, I'm not expecting a very big fall in the market as of now unless something substantially changes. लेकिन इसी तरह के volatile markets रहने की संभावना है। ठीक है, तो मार्केट्स वॉलेटाइल रह सकते हैं, ये डर फिलहाल बना हुआ है। बहुत स्टीप करेक्शन होगी इसकी पॉसिबिलिटी तो फिलहाल नहीं लग रही है, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि ये गिरावट सिर्फ इंडियन मार्केट्स की नहीं, ये ग्लोबल पेन भी है जो कि रिफ्लेक्ट हो रहा है। और अगर यूएस मार्केट से कंपेयर करें तो अभी भी इंडियन मार्केट स्लाइटली कम गिरे हैं। अब देखना होगा कल का सेशन रिकवरी कितना ऊपर लेकर जाती है, या रिकवरी आती भी या फिर नहीं। इन्फ्लेशन नंबर्स पर डेफिनेटली नजर रहेगी। लेकिन चलिए अब क्वेरीज करते हैं शामिल। हर कोई जानना चाहता है कि एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट्स को लेकर अब रणनीति क्या होनी चाहिए। मुनाफे में है तो क्या मुनाफा लेना है, नुकसान में है तो क्या एवरेज करना है। थोड़े परेशान तो हैं इन्वेस्टर्स इस वक्त, स्पेशली लॉन्ग टर्म वाले। रजत सेठ हमारे साथ अब फोन लाइन पर मौजूद हैं गाजियाबाद से। रजत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। हाँ नमस्कार मैम, मेरे पास रिलायंस है और ये मैंने मतलब इस हिसाब से लिया कि जो अब नया आ रहा है जैसे ग्रीन उसमें निकल आ रही है रिलायंस और चीज़ों में 5 से 10 साल का मैंने कंटिन्यू लेके चल रहा था। 200 शेयर्स के आसपास है और मेरे अप्रॉक्स 2300 कुछ रुपए की मेरी बाइंग है, तो 5 से 10 साल रुक सकता हूँ। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अभी जो है कि अभी दिखा रहा है 2800 तक गया और फिर वो नीचे आ गया है, तो उसके आगे हमें जब 5 से 10 साल सोच रहा हूँ तो फिर क्या रहेगा।
ठीक है, तो रिलायंस 2335 की खरीदारी, फिलहाल तो इनके भाव से थोड़ा ऊपर है, लेकिन सवाल सुना आपने और इनको क्या चिंता है वो भी सुनी। शर्मिला बताइए क्या सजेशन होगा? सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल स्टॉक क्यों गिरा, आई थिंक थोड़ा रिजल्ट का डिसअपॉइंटमेंट ही हम कह सकते हैं, क्योंकि रिजल्ट्स के तुरंत बाद ही स्टॉक करेक्ट हुआ है। हालांकि मुझे कुछ खास रिजल्ट में कोई इस तरह की नेगेटिव बात तो दिखी नहीं, लेकिन आई थिंक शायद मार्केट भी इसी तरह के करेक्टिव मोड में है, तो स्टॉक थोड़ा करेक्ट हुआ। सी आई थिंक इफ यू आर टॉकिंग ऑफ अ 5-10 ईयर होराइजन, तो आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए रिलायंस में। और अब आपका फोकस रहना चाहिए कि जो उनके नए बिजनेसेस है, और कंपनी भी अगर बात करती है, they do focus a lot on their new businesses, whether it is retail, whether it is Jio. क्योंकि मार्केट को बहुत लंबे समय से यही चिंता थी कि कंपनी इतने पैसे कमा तो रही है फ्रॉम द ट्रेडिशनल बिजनेसेस, लेकिन यू नो दोस ट्रेडिशनल बिजनेसेस वो इतने ही ग्रो कर सकते हैं, उससे ज्यादा ग्रोथ आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। सो वेयर विल द न्यू मनी गो? सो नाउ यू नो द टू रिटेल एंड जियो, टू स्ट्रॉन्ग ऑल्टरनेटिव्स जो उनके लिए पैसे कमा रही है, वो आपके सामने है, एंड दे बिगन टू डू क्वाइट वेल। तो मेरे हिसाब से आपको बिल्कुल बने रहना चाहिए, और ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में आपको शामिल करना चाहिए। और अगर स्टॉक गिरता है बिकॉज द मार्केट इज करेक्टिंग, तो थोड़ा आप ऐड भी कर सकते हैं, बट वेट फॉर नाउ, इतनी जल्दी ऐड भी मत करिए। सो स्टे पुट एज ऑफ नाउ एंड मे बी रीविजिट द स्टॉक 4-5 months डाउन द लाइन। ठीक है, विष्णु है हमारे साथ अब अपना सवाल पूछने के लिए वाराणसी से। विष्णु नमस्कार, बताइए अपना सवाल। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। 80 शेयर है 3540 के भाव से, और मेरा नजरिया लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म कौन सा मतलब स्टॉक है तो आपके कितना भी पास? मैं माइंड ट्री। हेलो, माइंड ट्री। ठीक है, और Long मेरा term रख नजरिया सकते लंबा हैं है, स्टॉक, और 3540 की आपकी बाएंगे। और मैम मैं ये भी जानना चाह रहा था कि क्या इसको एवरेज कर ठीक सकते है। हैं? बताएंगे शर्मिला आपको कि क्या करना है। शर्मिला जी बताइए क्या सजेशन रहेगा इनके लिए? एवरेज भी करने का सोच रहे हैं ये, हालांकि इनके भाव से 500 रुपए नीचे ये स्टॉक कर रहा है ट्रेड, तो लॉन्ग टर्म कमेंट प्लस एवरेजिंग करनी है या नहीं? सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल उनको वो शायद जानते होंगे कि माइंडट्री और L&T इन्फोटेक, क्योंकि उनकी दो कंपनीज है, L&T टेक्नोलॉजी एंड L&T इन्फोटेक। सो आई वांट टू मेक इट क्लियर कि L&T इन्फोटेक के साथ इनका मर्जर हो रहा है, और उनकी कंबाइंड एंटिटी अब 6th लार्जेस्ट आईटी कंपनी बन जाएगी इन आवर कंट्री, और ये सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री है, और रेवेन्यूज में इनको बूस्ट मिलेगा। आई थिंक फॉर एवरी 100 shares ऑफ माइंडट्री यू विल गेट 73 shares ऑफ LTI, that is the ratio. So शायद वो स्टॉक इसलिए भी करेक्ट हुआ क्योंकि LTI करेक्ट हुआ, तो इसके प्रोपोर्शन में माइंडट्री भी करेक्ट हुआ, बिकॉज आई थिंक LTI के नंबर्स थोड़े इंडिफरेंट थे। सो मार्केट उन नंबर से इतना खुश नहीं था, बट आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड ये एंटिटी बहुत एक अच्छी चीज होगी। तो अभी के लिए बने रहे, एंड डोंट बी इन अ हरी टू एवरेज, और आपको एवरेज करना ही है तो आपको LTI में एवरेज करना पड़ेगा। तो आई थिंक इट्स एट अ गुड लेवल टू एवरेज, पर क्योंकि मार्केट इस तरह के मूड में है, आप थोड़ा रुककर इसमें एवरेज कर सकते हैं, लेकिन जो आपके पास शेयर्स है उसमें आप बिल्कुल बने रहे। ठीक है, तो ये सजेशन है आपके लिए, माइंडट्री पर एवरेज ना करें, पोजीशन को जरूर होल्ड करें। विजय सिंह है राजस्थान से। विजय नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ, गुड इवनिंग मैम। मेरे पास ये भारत डायनामिक के 180 भारत BDL भारत डायनामिक के 189 शेयर है 768 पे। अभी ये तो लगातार डाउनफॉल में गिरता ही जा रहा है, क्या करें? आपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से लिया ये स्टॉक? हाँ जी, हाँ। ठीक है, तो मिड कैप्स में करेक्शन आई है, इसीलिए भारत डायनामिक्स भी नीचे आया है। अब शर्मिला जी 121 रुपए का नुकसान हो रहा है इनको हर स्टॉक पे, तो चिंता तो होती है इन्वेस्टर्स को अगर भाव से नीचे फिसले स्टॉक उनके। अब बताइए इनको क्या करना है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं? मेरे हिसाब से बने रह सकते हैं, ओवरऑल जैसे कि आपने कहा कि मिड कैप के स्टॉक्स करेक्ट हुए। आई वुड से इनफैक्ट ये फॉर्चुनेट है कि ये स्टॉक मेरे हिसाब से इतना करेक्ट नहीं हुआ है, और पिछले क्वार्टर के नतीजे भी काफी अच्छे थे, ये क्वार्टर के रिजल्ट्स आए नहीं है अभी तक, बट ओवरऑल आई थिंक कि दिस वारंट्स ऑफ होल्ड। और क्योंकि वो लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स हैं, मुझे नहीं लगता है कि उनको बहुत ज्यादा चिंता करनी चाहिए
इस समय पे। अगर पूरा मार्केट और गिरता है और ये स्टॉक और गिरता है तो फिर एवरेजिंग वगैरह का सोच सकते हैं, लेकिन फिलहाल आपके पास जो स्टॉक है उसके साथ आप बने रहे। ठीक है, नीलेश हैं हमारे साथ अब फोन लाइन पर। ये हमारे साथ कोल्हापुर से कनेक्टेड है। नीलेश जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका। तो सर मैम मेरे दो क्यूरीज है। मेरे पास एक इंडियाबुल हाउसिंग फाइनेंस है 238 के ऊपर बाइंग है मेरा 100 क्वांटिटी, और AWL के 600 क्वांटिटी है 813 पे बाइंग है मेरा। इंडियाबुल हाउसिंग के अलावा कौन सा है? अदानी विल्मर। अदानी विल्मर। और इसमें खरीदारी का प्राइस क्या है? उसका मेरा बाइंग है 813 रुपए। ओहो, काफी ऊपर खरीदा आपने ये स्टॉक। लिस्टिंग के बाद सर्किट टू सर्किट चला था अदानी विल्मर शर्मिला जी, और इन्होंने 813 पर खरीद लिया, 612 पर ट्रेड हो रहा है। हालांकि आज भी अपर सर्किट पे ही बंद हुआ है, लेकिन सर्किट टू सर्किट वाली कैटेगरी का स्टॉक हो गया है तो थोड़ा डर तो लगता ही है ऐसे स्टॉक में। अब इन्होंने खरीद तो लिया, ऊपर करना क्या है? और दूसरा IB हाउसिंग, आज भी खबरें थी कि दिल्ली हाई कोर्ट की ओर से IB हाउसिंग को ऑर्डर मिले हैं कि जो अकाउंट्स हैं सुपरटेक के लोन प्रोजेक्ट के उनको रिकंसिल करें, और इसीलिए स्टॉक हमने देखा दिन के निचले स्तरों पर बंद हुआ 21% के मैसिव फॉल के साथ। इनका बाइंग प्राइस भी बहुत ऊपर का है 250 का। क्या करना है अब दोनों शेयर्स में? अडानी विल्मर में आई थिंक बने रह सकते हैं, लेकिन इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस से निकल जाना चाहिए मेरे हिसाब से। थोड़ा दुख होता है क्योंकि इट्स नाउ क्लोज टू इट्स ऑलमोस्ट 52 वीक लो। तो लेकिन क्योंकि आई थिंक जिस तरह के कंसर्न्स है और जिस तरह से स्टॉक टूटा है मेरे एंड so I think it might be best to really put this money in some other housing finance company, or I would say really put it in the bank at this point in time. banks के काफी companies के numbers काफी अच्छे आए, whether it's ICICI Bank, HDFC Bank. So I would say take a flight to safety. Adani Wilmar also I'm not particularly fond of the stock in terms of valuations, लेकिन the business जो Adani Wilmar का है वो काफी attractive है. So I'm more hopeful there, तो वो उसमें बने रह सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से इंडियाबुल्स हाउसिंग फाइनेंस में से तो निकल जाए। ठीक है, IB हाउसिंग से एग्जिट कीजिए जैसे मौका मिले आपको। और नुकसान तो हो रहा है, लेकिन और नुकसान होने की भी प्रोबेबिलिटी है स्टॉक में। अदानी विल्मर आप फिलहाल होल्ड कर सकते हैं। कौशलेंद्र दीक्षित कानपुर से हमारे साथ हैं। दीक्षित साहब नमस्कार, बताइए आपने कौन सा स्टॉक खरीदा है, क्या सवाल है? मैंने दो क्वेरीज हैं। एक मेरे पास वेदांता लिमिटेड के 200 शेयर है 402 प्राइस में, और दूसरा मेरे पास इंडियन एनर्जी लिमिटेड के 405 शेयर हैं 233 रुपये 15 पैसे में। मैंने अभी एक ईयर रोक सकता हूँ, मुझे बने रहना चाहिए, निकल जाना चाहिए, और क्या मैं करंट प्राइस में और खरीद सकता हूँ या मैं ना खरीदूँ उनको? तो वेदांता तो एक साल में इतना चला है, मेरे ख्याल से 1.5 साल पहले 100 रुपए के नीचे का इसका भाव होता था, 400 तक गया, 400 के ऊपर गया, आपने वहां खरीदा ये स्टॉक, और अब मार्केट के करेक्शन के साथ ये स्टॉक भी थोड़ा नीचे है, इसीलिए आपको नुकसान हो रहा है। अब पूछ लेते हैं, टाइमिंग की सारी बात होती है शर्मिला जी मार्केट में, और कंसीडरिंग कि इनका सिर्फ 1 साल का व्यू है, क्या करना चाहिए इनको वेदांता में? क्योंकि मेटल्स में अब जब लोग प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं तब इन्होंने बाय किया, क्या करना है अब, क्योंकि 325 के आसपास आ चुका है। दूसरा IEX 233 की बाइंग है। So coming first to Vedanta, जैसे कि आपने कहा, I think he has bought very close to the 52 week high, और मेरे हिसाब से पिछले 1-1.5 महीने में मेटल्स के लिए काफी कंसर्न्स बढ़ गए हैं। जिस तरह से there is talk कि स्टील की प्राइसेस करेक्ट हो सकती है, एंड ओवरऑल जिस तरह का ग्लोबल सिचुएशन है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। और उसके साथ साथ ये भी भूलना नहीं चाहिए कि अगर एक सेक्टर ने आपको पैसे कमा के दिए हैं पिछले 1-2 सालों में, जैसे कि आपने वेदांता की बात की कि 100 रुपए से 400 रुपए गया है, तो जाहिर सी बात है प्रॉफिट बुकिंग इन्हीं शेयरों में आना है, बिकॉज देयर वुड बी पीपल हु आर इन्वेस्टेड इन इट फ्रॉम दोज लेवल्स, इफ नॉट 100 then 200 who are still making money। तो अगर मार्केट यहाँ से करेक्ट होता है तो ये स्टॉक और करेक्ट हो सकता है, तो यू हैव टू कीप दैट इन माइंड। So I'm not very hopeful in the short term, लेकिन क्योंकि जिस तरह के numbers है और वो अगर उनका investment horizon थोड़ा बढ़ा सकते हैं, तो I think he can stay invested in Vedanta। Where IEX is concerned, I actually like the stock, क्योंकि मुझे लगता है कि all the listed exchanges
जिस तरह से कारोबार बढ़ा है, वेदर इट इज MCX, वेदर इट इज BSE, वेदर इट इज IEX, क्योंकि पीपल ट्रेड मोर, दे आर बाइंग मोर, तो अगर दैट्स व्हेन एन एक्सचेंज मेक्स मनी, क्योंकि ट्रांजैक्शन फीस और इन्हीं सब चीजों से तो एक्सचेंजेस पैसे कमाएंगे। तो उस लिहाज से आई एम पॉजिटिव ऑन IEX। तो वंस अगेन नॉट इन अ वेरी शॉर्ट टर्म सॉर्ट ऑफ होराइजन, लेकिन अगर दोनों में वो अगर अपना इन्वेस्टमेंट होराइजन बढ़ा सके, देन बोथ वुड बी अ होल्ड फॉर मी। ओके, चलिए, तो होल्ड करने की सलाह है IEX। वेदांता को भी फिलहाल रखिए, यही सजेशन है। चलिए, रुक रहे हैं इसी के साथ एक ब्रेक के लिए। लौटेंगे तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से करेंगे क्वेरीज को पिक, ट्विटर, फेसबुक से खासतौर से। जल्द वापस आते हैं। आप दिख रहे हैं कल का बाजार। शर्मिला जोशी हमारे साथ मौजूद है अभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। फटाफट से सवाल पहले थोड़े ट्विटर से पिक कर लेते हैं। और दामोदर गौड़ ने एक सवाल भेजा है, शर्मिला जी, CDSL, इस पर आपका व्यू चाहते हैं। पोजीशन तो उन्होंने मेंशन नहीं किया, बट स्टॉक पर व्यू आपका। थोड़ी देर पहले हमने IEX की बात की, एंड सॉर्ट ऑफ अगर आप BSE की बात करें और CDSL की बात करें तो दे आर सॉर्ट ऑफ लिंक टू इक्विटी मार्केट्स, और हमने देखा ही है कि किस तरह से इंटरेस्ट बढ़ा है मार्केट्स में पिछले 2 सालों में, और CDSL में डीमैट अकाउंट्स किस तेजी से बढ़े। सो दैट्स ऑब्वियसली हाउ CDSL विल अर्न मोर मनी अगर उनके पास डीमैट अकाउंट खुलते हैं, एंड द फी स्ट्रक्चर एक्सेट्रा। और आपको ये भूलना नहीं चाहिए कि whatever growth that we've seen in investors in the last 2 years, ये एक शुरुआत है, बिकॉज जिस तरह का अपना पॉपुलेशन है और the percentage of the population that is invested in equity, वो बाकी जो बड़े मार्केट्स है इन डेवलप्ड कंट्रीज उनके मुकाबले ये अभी भी बहुत छोटा परसेंटेज है। सो देयर इज अ लॉन्ग वे टू गो फॉर इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स। तो उस लिहाज से आई एम क्वाइट पॉजिटिव ऑन द स्टॉक। वंस अगेन माय व्यू इज लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये स्टॉक का भी बहुत तेजी से रन अप हुआ था, बिकॉज एवरीबडी ऑब्वियसली रिकॉग्नाइज दिस इज अ गुड स्टोरी। तो आपको थोड़ा पेशेंट रहना होगा, लेकिन आप इसमें बने रह सकते हैं। होल्ड कीजिए लॉन्ग टर्म के लिए, पेशेंस रखिए, यही सजेशन है CDSL में। चलिए, शो को समेटने का वक्त है, समय की कमी है। शुक्रिया शर्मिला जी, आप शो में आए। क्लोजिंग कमेंट्स आपकी ओर से? यस, आई थिंक इट्स फेयर टू अज्यूम कि जिन स्टॉक्स की चर्चा की है, आई मे हैव अ पोजीशन इन दैट। और इसी के साथ कल का बाजार में तो इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ रहिए, YouTube, Twitter, Facebook के जरिए। नमस्कार।